what is CO? CO stands for order cost of order, यानी CO stands for, अगर हम इसको ले तो सीखो फिर मैं शो करता हूँ, तो cost of placing one order, cost of placing an order. D stands for demand, और ये annual demand है, और CH stands for annual cost of holding one unit per year, one unit per year. ये हमने सारा लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और यहाँ तक डिस्कस किया था कि इसकी कैलकुलेशन भी की थी एक एग्जांपल लेकर, और ये देखा था कि वहां पर हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मिनिमम, ठीक है। अच्छा जी, अब आइएगा नेक्स्ट में। आज हम जरा यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन केस ऑफ डिस्काउंट मॉडल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं इसको एक्सेल पे करता हूँ जहाँ कैलकुलेशन आएगी, क्योंकि फार्मूला लगाना है इसलिए मैं यहाँ पे करूंगा, बाकी एक्सेल पे ही करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ लेता हूँ जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एप्लीकेशन इन केस ऑफ डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट्स, मार्केट में अगर बल्क डिस्काउंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस सूरत में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप ये होगा, स्टेप नंबर 1 आपने ये करना है कि कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इग्नोरिंग डिस्काउंट। आपने सबसे पहले ईओक्यू निकालना है डिस्काउंट को इग्नोर करते हुए बाय पुटिंग फार्मूला। कोई जो फार्मूला हमने लिखा उसको पुट करने के लिए उसमें वैल्यूज पुट करके, और डिस्काउंट दिया भी हुआ है तो इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 फिर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, लेकिन इसके अंदर परचेज कॉस्ट भी आएगी, इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, क्योंकि अब डिस्काउंट की वजह से परचेज कॉस्ट मेरी लेस होगी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में हम चलेंगे और यहाँ कैलकुलेट करते हैं अगेन एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट एट डिस्काउंट लेवल। जो भी हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट लेवल दिया हुआ है उस पर कैलकुलेट करेंगे, और ये जो सेकंड स्टेप है ये एट अबव ईओक्यू, यानी अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो तब हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी, अगर डिस्काउंट लेंगे तब एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी, और स्टेप 4 पे जाकर हम डिटरमिन करेंगे ईओक्यू, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का प्रिंसिपल एक ही माइंड में रखना है, और वो सिंपल ये है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द लेवल वेयर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम। अब देखो मैं दो जगह एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहा हूँ, जो इसमें से कम होगा वो ईओक्यू, ठीक है। अब इसमें हम डाटा लेते हैं और कुछ इसका क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, ABC company intends to determine economic order quantity. The relevant data is given below. अब इसमें सबसे पहले उसने हमें दिया क्वेश्चन में जी एनुअल डिमांड जो है हमारी दैट इज 50,000 यूनिट्स है। कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो हमें 100 गिवन है, एंड देन पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर
तो हमें 2 रुपीज कॉस्ट दे रहे हैं, इसको बल्कि 1.5 करते हैं हम। एंड अच्छा, अब वो लिखता है कि सप्लायर ऑफर्ड डिस्काउंट of 2% at minimum quantity of 10,000 यूनिट्स। यानी अगर हम एक टाइम में 10,000 यूनिट खरीदेंगे तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा उसने परचेज कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट, वो 16 रुपीज। ठीक है जी। अब हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। सॉल्यूशन का जो पार्ट है इसमें वो यही करूंगा, लेकिन कुछ हिस्सा वहां पर करूंगा। देखिए स्टेप 1 हमने क्या पढ़ा था कि हमने कैलकुलेट करना है। ये स्टेप मैं लिख रहा हूँ एक दफा फिर, लेकिन ये एग्जाम में नहीं लिखने, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आपने ईओक्यू निकालना है इग्नोरिंग डिस्काउंट बाय पुटिंग फार्मूला। तो फार्मूला मैं यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो आएगा वो मैं यहाँ लिख लूंगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला पुट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ Q इज इक्वल टू 2 इंटू CO। अब CO क्या होगा? अब अगर आप कैलकुलेट करो CO, 100। CO जो है वो पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो मेरी 100 है। दिस वन 100 आ गई। कैलकुलेट 2 इंटू 100 इंटू D। डिमांड देखिए मेरी कितनी है, 50,000। होल डिवाइडेड बाय CH, और CH है 1.50। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। टू इंटू 100 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 1.50, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2582। यानी एक टाइम में अगर हम 2582 यूनिट बाई करते हैं तो मेरी जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। 2582 यूनिट। ये पहला स्टेप था जो मैं अब दोबारा यहाँ पर आता हूँ, दिस वन। अब स्टेप 1 हमने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेशन इस ऑन शीट, और आंसर हमारा निकला 2582 यूनिट। ठीक है जी। अब स्टेप 2 पे हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी कैलकुलेशन हम यहाँ कर सकते हैं। कैलकुलेट एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट एट अबव EOQ। ठीक है, यानी अगर मैं एक टाइम में 2582 कॉस्ट यूनिट मंगवाता हूं तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी। तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूं एनुअल परचेज कॉस्ट। अब एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? पूरे साल में आपने 50,000 यूनिट मंगवाने हैं, और एक यूनिट जो है आपको मिलेगा 16 रुपीज में। क्योंकि अगर आप 2582 जो है यूनिट एक टाइम में मंगवाते हो, वन टाइम, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपकी डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। डिस्काउंट तब एप्लीकेबल होगा जब एक टाइम में 10,000 यूनिट आप बाई करो। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये अमाउंट यहाँ ले आते हैं, और यहाँ मैं रुपीज लिख देता हूँ। यानी 50,000 सॉरी इंटू 16, ये 800,000 एनुअल परचेज कॉस्ट आ गई। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये कैसे निकलेगी? जैसे कल हमने फार्मूला लास्ट टाइम पढ़ा था एनुअल ऑर्डर कॉस्ट की, मैं एक दफा यहाँ फिर फार्मूला लिख देता हूँ। एनुअल ऑर्डर कॉस्ट निकालनी हो, CO जिसको कहते हो,
डी ओवर क्यू, यानी पूरे साल में कितनी क्वांटिटी चाहिए और एक साल में कितनी मंगवा रहे हो, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा सीओ से पर ऑर्डर कॉस्ट। ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो ये यहाँ पर आइएगा, देखिए फार्मूले के मुताबिक मुझे डी चाहिए। अब डी हमारे पास कितना है, एनुअल डिमांड 50,000, और एक टाइम में आप कितना मंगवा रहे हो, क्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है हमारी 2582, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, सीओ से। एक ऑर्डर की कॉस्ट, और एक ऑर्डर की कॉस्ट क्वेश्चन के मुताबिक 100 रुपीज है। इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ ले आते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 2582, क्योंकि जब 50,000 को आप 2582 पे डिवाइड करोगे तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी साल की एनुअल, यानी एनुअल जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सेम इसी तरह मैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ। इसका भी फार्मूला मैं आपको यहाँ दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एनुअल सीए जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q/2 एवरेज इन्वेंट्री इनटू CH। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो Q कितना है हमारे पास, 2582 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया Q/2 इनटू CH, और CH है मेरे पास 1.50। अब इसको कैलकुलेट किया, 2582 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5, तो 1937 आ गया। और मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि याद रखिएगा कि यहाँ पर आपकी जहाँ जो फार्मूले के थ्रू ईओक्यू निकालते हैं, वहां पर आपकी जो कॉस्ट है एनुअल होल्डिंग और ऑर्डरिंग, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, जैसे 1936 और 1937। तो ये मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल आई यहाँ तक। अच्छा, अब देखें, अब मुझे स्टेप 3 में जाना है, और स्टेप 3 में हमने क्या पढ़ा था, मैं जैसे लिखूंगा वो यहां नजर आ जाएगा आपको। स्टेप 3, कैलकुलेट, यहीं से कॉपी कर लेते। स्टेप 3, कैलकुलेट एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब दोबारा वही चीज कैलकुलेट करने लगा। देखिए स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को गौर से देखिए, इसमें डिफरेंस कहाँ पे नजर आ रहा है। वो सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपने निकालना था अबव ईओक्यू लेवल पे, यानी 2582 यूनिट पर। स्टेप 3 में कह रहे हैं कि कैलकुलेट एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट एट डिस्काउंट लेवल, यानी डिस्काउंट लेवल मेरा शुरू होता है 10,000 यूनिट से। अगर एक टाइम में मैं 10,000 यूनिट बाय करूंगा तो मुझे 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 10,000 यूनिट जो है ये मेरा डिस्काउंट लेवल है। तो मैं अब कहता हूँ जी क्यू जो है वो मेरा 10,000 है। अब ठीक है जी, अब मैं अगर क्यू 10,000 है, अब कैलकुलेशन करेंगे, सारी चीज वही दोबारा कैलकुलेट करूंगा, और यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ एट दिस लेवल क्यू इज इक्वल टू 10,000, क्योंकि 10,000 यूनिट मंगवाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा। अब एनुअल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा। अब एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, पूरे साल में मैंने 50,000 यूनिट मंगवाने हैं, एक यूनिट मुझे मिलेगा 16 पे, लेकिन अगर मैं 10,000 यूनिट एक टाइम में मंगवाता हूं तो मुझे डिस्काउंट भी मिलेगा, और डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2%। जब 2% डिस्काउंट मिलेगा तो इसका मतलब मैं 98% पेमेंट करूंगा, 2% कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 7,000 एंड 84,000। अब मैं निकालता हूं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वही फार्मूला जो हमने यहाँ पढ़ा था एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में, डी ओवर क्यू। अब डी है मेरा 50,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्यू लूंगा 10,000, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, इनटू सीओ है 100, सीओ मेरा 100। अब ये आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू 100। अब देखिए ऑर्डर कॉस्ट जो है वो मेरी कम हो गई, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मंगवाऊंगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे और ये कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा यूनिट मंगवाने से मेरी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी,
और इसका फार्मूला वही लगाएंगे Q बाई 2। Q है अब मेरे पास 10,000 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 पे डिवाइड किया, इनटू CH, और CH जो है मेरे पास 1.50 है। अब इसको कैलकुलेट करो, 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.50। अब देखो कि ये कॉस्ट बढ़ गई। अब इन तीनों को प्लस करें, अब मेरी कॉस्ट आ रही है 792,000। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है 792,000। ये स्टेप 3 हो गया कि आपने जो डिस्काउंट लेवल क्वेश्चन में गिवन होगा उस डिस्काउंट लेवल पे जाकर आपने यहाँ पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है। अब मैं स्टेप 4 पे जाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है स्टेप 4। अब आपने डिटरमिन करना है EOQ। अब कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट हो चुका है। सिंपली आप क्या करोगे, इन दो लेवल में से एक लेवल जो है वो EOQ का सिलेक्ट करोगे, क्योंकि ये जो स्टेप 2 पे हमने कैलकुलेशन की है ये 2582 पे कैलकुलेशन है, और जो यहाँ कैलकुलेशन की है वो 10,000 है। जहां पर आपकी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी वही मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। अब देखो यहाँ कॉस्ट आ रही है 803,873, और यहाँ कॉस्ट आ रही है 792,000। चूंकि कॉस्ट 792,000 की कम है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा the economic order quantity, the company should buy 10,000 units at one time, because at this level annual inventory cost will be minimum। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है जो मैंने कैलकुलेट किया, ये मैंने फाइनल रिजल्ट निकाला है। ठीक है, जहां पर आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ जाए जिस क्वेश्चन में, तो आपने इस स्टेप पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ओके, एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट बिल्कुल इसी तरीके से निकाली है जो यहाँ कैलकुलेट, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर हमने क्यू लिया हुआ था, Q इज इक्वल टू 2582 जो आपने फार्मूले से निकाला था, और यहाँ मैं Q ले रहा हूँ 10,000। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट शुरू हो रहा है 10,000 से, मिनिमम 10,000 यूनिट खरीदूंगा तो डिस्काउंट होगा। बाकी सारी कैलकुलेशन वही है, पूरे साल में मैंने 50,000 यूनिट खरीदने हैं, और अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो मैं 16 रुपए में खरीदूंगा, अगर डिस्काउंट होगा तो मैं 16 रुपीज में नहीं खरीदूंगा बल्कि 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ एनुअल परचेज कॉस्ट मैंने 50,000 इंटू 16 दी, और यहाँ पर 2% डिस्काउंट लेस कर दिया। और 2% डिस्काउंट लेस करने का आसान तरीका ये होता है कि मैं सिंपली इसमें इसको 98% पे ले जाऊँ। ठीक है, उसके बाद एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की तरफ आएंगे। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैंने फार्मूला लिखा था, वो चाहे यहाँ करो वहां करो, D/Q, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, इंटू CO। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। डी क्या है यहाँ पर, 50,000 एनुअल डिमांड, क्यू है 2582 इंटू CO 100, और यही कैलकुलेशन यहाँ की है, यहाँ पर सिर्फ क्यू चेंज होगा 10,000। ठीक है, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है तो Q बाई 2 इंटू CH, ये CH निकलेगी। अब देखो Q बाई 2 2582 Q है, इसको 2 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया CH से, और यहाँ Q हमने लिया हुआ है 10,000, तो 10,000 ओवर 2 इंटू 1.50। तो ये दोनों कैलकुलेशन सेम, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी, उस जो रीजन है वो मैंने आपको बताई, क्योंकि वहां डिस्काउंट है वहां डिस्काउंट नहीं। ओके, स्टेप 4 में बता देता हूँ जी। स्टेप 4 में सिंपल आपने ये करना है कि देखो दो मैंने एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकाली है, एक येलो कलर कर रहा हूँ, देखो 8803, 873 और एक 792,000। अब इनमें से आपने उसको सिलेक्ट करना है जहां कॉस्ट मिनिमम है। अब जितनी बात है कॉस्ट मिनिमम 792,000 है, इसका मतलब मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 10,000 है। तो कंपनी को कम से कम 10,000 यूनिट बाय करने चाहिए।
अगर वो कम से कम 10,000 यूनिट बाय करता है तो उसकी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाती है। ये बेसिक स्टेप 4 की इंटरप्रिटेशन में आपको दे। ओके जी जनाब, इससे आगे चलते हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें और भी इसमें हमने डिस्कस करनी है। इस चैप्टर में कुछ फार्मूले और भी हैं इसके अलावा, ठीक है। वो फार्मूले मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए इसके अंदर एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं ये ऊपर हेडिंग दे रहा हूँ, अदर फॉर्मूलाज यूज्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, एक फार्मूला वो कभी कभी पूछता है मिनिमम लेवल निकाल दो। मिनिमम लेवल का फार्मूला होता है हमारे पास, ये फार्मूले सारे आपने याद करने। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस average usage into average lead time. Average usage into average lead time. अच्छा, उसके बाद एक होता है हमारे पास सेफ्टी स्टॉक लेवल। इसका फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। तीसरा हम फार्मूला लिखेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम। देखिए ये फार्मूला कहाँ यूज होगा, इफ लीड टाइम और एंड और यूसेज इज नॉट सर्टन। अगर वो सर्टन नहीं है तो फिर आप ये फार्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज आप दूसरा फार्मूला क्या यूज करते हैं, रीऑर्डर लेवल का एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। और ये वहां यूज होगा जहां लीड टाइम और आपका जो यूसेज है वो दोनों कंफर्म हो, यानी बोथ आर सर्टन। आर सर्टन, ये दो फार्मूले लिखे, तो इसमें से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो एग्जामिनेशन। उसके बाद एक होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, अच्छा इसको हम, इट इज आल्सो नोन एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल। एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक होता है मैक्सिमम लेवल जिसको हम नॉर्मल मैक्सिमम लेवल। सेम फार्मूला है, सिर्फ फर्क यहाँ आएगा रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। सिर्फ मैंने मिनिमम यूसेज की जगह एवरेज कर। और आखिरी फार्मूला इस चैप्टर का जो है दैट इज एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है Q/2 जो अभी हमने पढ़ा था प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये हमारे पास मैक्सिमम जो है वो फार्मूले हैं जो इसके अलावा क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो पहले जरा इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
एक एग्जांपल मैं लूंगा इसको समझाने के लिए, सिर्फ एक एग्जांपल। अच्छा, अब हम लिखते हैं जी कि एबीसी कंपनी has provided you the following data for calculation of various stock levels। अब इसमें उसने सबसे पहले हमें दिया हुआ है मैक्सिमम यूसेज, यहाँ पे दो कॉलम बना लेता हूँ, यूसेज पर डे, तो इसी तरह लिखते हैं मैक्सिमम यूसेज पर डे। ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमें 10 डेज 100 यूनिट्स। मिनिमम यूसेज पर डे that is 30 units। Maximum lead time 8 days। Minimum lead time 4 days। इसके अलावा वो हमें दे रहा है जी EOQ जो है हमारे पास, वो हम ले लेते हैं जी 1500 यूनिट्स। ठीक है जी, अब ये सारे लेवल निकाल दें। मैं एक एक लेकर आता हूँ और फार्मूला यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे ले आता हूँ और सॉल्व करके लाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए मिनिमम लेवल। फार्मूला देखिएगा, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम यूसेज दी हुई है, मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है, बट एवरेज यूसेज एवरेज लीड टाइम नहीं दिया हुआ। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज में डालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, मैंने इसके साथ कुछ नहीं लिखा मैक्सिमम क्या। अब देखिए, अगर मैं एवरेज यूसेज निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो अब अगर इसी को देखें तो एवरेज यूसेज क्या आएगी पर डे। अगर इसको कैलकुलेट करना हो, ये वर्किंग है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? ये वर्किंग यहाँ शो करता हूँ 100 मैक्सिमम प्लस मिनिमम 30 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी कैलकुलेशन देखें, ये आ जाएगा 150 सॉरी 130 प्लस करके, और इसको डिवाइड किया 2 पे, तो ये 65 मेरी एवरेज यूसेज आ गई पर डे। और दूसरा मुझे एवरेज लीड टाइम चाहिए, सेम यही कॉन्सेप्ट। और यहां पर भी मैं क्या करूंगा कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम दोनों लीड टाइम को प्लस करके मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूं। देखिए, पहला जो है वो मेरे पास 8, सेकंड 4 और डिवाइडेड बाय 2। इसके कैलकुलेशन देखते हैं, 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 आ गया मेरा एवरेज लीड टाइम। अब मैक्सिमम लेवल निकालना है, देखिए फार्मूला यूज करता हूं, तो दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज हमारे पास कितनी है पर डे 100 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम 8 डेज माइनस एवरेज जो अभी हमने वर्किंग में कैलकुलेट की है 65 एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम मेरे पास है 6। अब इसको जब कैलकुलेशन करूंगा, इसको लेबल लगा लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो जो आंसर आएगा वो क्या आता है जी 100
अब इसको मैं लेबल हटाता हूँ तो ये फार्मूला लग जाएगा 410, ये मेरा मिनिमम लेवल आ गया, यानी 410 मुझे कम से कम स्टॉक रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पहले रीऑर्डर लेवल, क्योंकि रीऑर्डर लेवल आपका सेफ्टी स्टॉक में यूज होना है। अब अगर मैं रीऑर्डर लेवल निकालता हूँ तो इसमें दो फार्मूले पड़े थे। अब वो कहता है इफ लीड टाइम और यूजेज इज नॉट सर्टेन। देखिए यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सर्टेन नहीं है। देखो 100 और 30, तो फिर फार्मूला क्या यूज होगा, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज मेरी कितनी है, अब देखो तो मैक्सिमम यूजेज मेरी 100 इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 8। बस ये हम कैलकुलेट करेंगे 100 इंटू 8, ये मेरा रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। यानी जब मेरे पास 800 यूनिट रह जाए तो मुझे नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ और इसको 700 कर देता हूँ, 1000। ठीक है, अच्छा अब मुझे कैलकुलेट करना है सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल, अब इसका फॉर्मूला देखें। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल अभी आपने कैलकुलेट किया है इससे पहले एग्जांपल में, इसे ऊपर वाले पार्ट में 800 माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूजेज मेरी थी 65 इनटू एवरेज लीड टाइम मेरा है 6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 800 माइनस 65 इंटू 6। फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर आ गया 410। और यहाँ सेफ्टी स्टॉक लेवल एग्जैक्टली मिनिमम लेवल के इक्वल आ रहा है। सेफ्टी स्टॉक लेवल के बाद हमारा अगला लेवल जो आपने कैलकुलेट करना है री ऑर्डर लेवल के बाद मिनिमम मैक्सिमम लेवल। अभी ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल है और इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं। और फार्मूला आपके सामने अगेन लिखा हुआ है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल देखो तो हमने अभी कैलकुलेट किया 800 प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1000, वो जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूसेज 30, मिनिमम लीड टाइम 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 800 प्लस 1000 माइनस 30 इंटू 4, तो 1680 जो है वो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री आ जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और अगर मैं इसकी जगह नॉर्मल इन्वेंट्री निकालूं, नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री, सारा फार्मूला यही है। आप देखते जाओ फार्मूले में सेम वही है, सिर्फ मिनिमम यूसेज मिनिमम लीड टाइम की जगह एवरेज यूसेज एवरेज लीड टाइम आएगा। यानी यहां मैं चेंज करता हूं 65 इंटू 6, 65 इंटू 6। तो 1410 जो है वो नॉर्मल मैक्सिमम लेवल है, यानी नॉर्मल कंडीशन में मेरा मैक्सिमम लेवल 1410 तक रहता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल यानी रियल सिचुएशन में, एब्सोल्यूट सिचुएशन में 1680 आता है। इसके बाद हमारा आखिरी फार्मूला जो है एवरेज स्टॉक लेवल है। अब एवरेज स्टॉक लेवल जो है उसके लिए फार्मूला हमने लिखा Q/2। अब देखो Q के कितना है हमारे पास, Q/2, Q हमने कैलकुलेट किया, बल्कि दिया हुआ क्वेश्चन में 1000 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये स्टेप नंबर 3 पे आपने कैलकुलेट किया हुआ है 410। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया, जी 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 410, इसका लेबल हटाया तो ये फॉर्मूला लग गया 2
05,000, okay sorry मल्टीप्लाई हो गया प्लस 9-10,000 इज द एवरेज स्टॉक लेवल। मेरे पास जो स्टॉक पड़ा होगा वो एवरेज स्टॉक लेवल जो है वो 910, ठीक है। सो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। और इसमें पास्ट पेपर का हिस्ट्री बात करूं, टोटल 5 टाइम लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में 5 टाइम आया है। ये मैं पहले विंटर अटेम्प्ट लिख रहा हूँ, विंटर 2020 क्वेश्चन नंबर 7। फिर आपके पास विंटर 2018 क्वेश्चन नंबर 6, देन विंटर 2016 क्वेश्चन नंबर 4। समर अटेम्प्ट में 2 मरतबा आ चुका है, समर 2019 क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन समर 2017 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। सो अगर इस हिस्ट्री को देखें तो इसके चांस हैं कि इस दफा भी पेपर में आ सकता है, अगर मैं सिर्फ पास्ट हिस्ट्री को देखूं। बट प्रोफेशनल स्टडीज के पेपर में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या आएगा क्या नहीं आ सकता है। लेकिन मैं अगर पास्ट हिस्ट्री देखूं तो मुझे नजर आता है इसमें से देख कर के शायद इसमें से ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे सकता है। तो अब ये जो 5 क्वेश्चन है इसको एक नजर देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको आसान है और कौन से मुश्किल है। ये मैं आपके सामने इसको शो कर रहा हूँ इस बार। ये पेपर है जी मेरे पास विंटर 2020 का। अगर इसके मुताबिक चले तो ये मैंने पहला क्वेश्चन पेपर ओपन किया है विंटर 2020 का और क्वेश्चन नंबर 7 दिस वन। ओके, इसको शुरू करने से पहले तो देख लो आपके क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए आपने क्वेश्चन किया कि मिनिमम लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल दोनों सेम है। याद रखिएगा जहां पर आपका लीड टाइम और सॉरी यूजेज इस पे फ्लक्चुएशन ज्यादा हो यानी अनसर्टेनिटी ज्यादा हो तो मिनिमम लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल हमेशा इक्वल होता है। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लीड टाइम और यूजेज सर्टन हो जाए वहां याद रखिएगा रीऑर्डर लेवल हमेशा मिनिमम लेवल जरूर आएगा लेकिन सेफ्टी स्टॉक जीरो हो, ठीक है। बफर स्टॉक is also a safety stock, is another name of buffer safety stock। अच्छा अच्छा, अगर ईओक्यू नहीं दिया हुआ तो जी बिल्कुल निकालेंगे जैसे अभी हमने पहले कैलकुलेट किया। ठीक है, ईओक्यू के क्वेश्चन भी मैं भेज दूंगा। अच्छा यहाँ से देखिए पहले पास पेपर के जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, यही जो 5 क्वेश्चन। बहुत बहुत कम टाइम लगेगा इसमें, इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था और 5 रिक्वायरमेंट है। ईओक्यू कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, टोटल कैरिंग कॉस्ट पर ईयर कैलकुलेट करें और टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू दिस ऑर्डर पॉलिसी, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट प्राइम, हाफ ईयरली डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट प्राइम इज 250 kg। देखिए यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करता है, डी जो है ना वो दिया हुआ है और स्टूडेंट ये करता है डी 250 है, इट इज रॉन्ग। अगर आप गौर से देखो तो डी कितना बन रहा है, ये लिख रहा है हाफ ईयरली डिमांड। ये डिमांड जो है 250 ये हाफ ईयरली है और जो डी होता है वो एनुअल होता है। इसका मतलब है कि ये मैं 250 की बजाय डी 500 लूंगा। और परचेज प्राइस इज ₹10, ordering cost 250, carrying cost for each kg of raw material is 25 per kg। और सबसे पहला स्टेप तो ईओक्यू निकालना है। अब चूंकि फार्मूला लगना है मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ शो करता हूँ आपको। ये पेपर है विंटर 2020 क्वेश्चन नंबर 7। उसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके सामने।
अब पहले जब भी ईओक्यू निकालने लगा ना, ये ईओक्यू अगर आपने कैलकुलेट करना है तो पहला काम ये किया करो कि पहले इसके वो जो तीन चीजें मुझे चाहिए वो लिख लें। यानी पहले मुझे चाहिए डी, एनुअल डिमांड। अब डी कितनी है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 केजी, लेकिन ये हाफ ईयर डिमांड है, पूरे साल की डिमांड कैसे निकलेगी? अगर 6 महीने की डिमांड 250 है, साल में 2 मरतबा ये डिमांड क्रिएट होगी आफ्टर ईच 6 मंथ्स, हाफ ईयर के बाद। यानी डी जो है वो मेरा 500 आ जाएगा। उसके बाद मुझे सीओ चाहिए। क्वेश्चन के मुताबिक देखिए तो सीओ दिया हुआ है, ऑर्डर कॉस्ट इज ₹250 पर ऑर्डर, ये ₹250, ये सीओ आ गया। अब मुझे सी ए चाहिए, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर ईयर, और ये देखिए ये उसने दी हुई है ₹25 पर केजी। अब ये 25 यहाँ पर आ गया। अब जब ये सारी तीनों वैल्यूज ले रही, अब मैं क्यू का फार्मूला लगाता हूँ। क्यू इज इक्वल टू 2 CO D ओवर CH। स्क्वायर रूट। अब देखें इसमें वैल्यू पुट करें, 2 इंटू सीओ। सीओ मेरे पास कितना है 250, डी है मेरे पास 500, होल डिवाइडेड बाय CH 25 और स्क्वायर रूट। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर। 2 इंटू 250 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 25 और स्क्वायर रूट लिया तो 330 आ गया। ये 100 का आपके पास आ चुका है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरी आ गई 100 केजी। यानी एक टाइम में मुझे 100 केजी जो है वो बाय करना चाहिए। एक टाइम में 100 केजी वी शुड बाय इट। ओके, अब इसमें देखते हैं आगे सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है। बी, ए तो मैंने यहां पर कर दी, ये पार्ट ए मैंने किया है, पार्ट ए। अब पार्ट बी के लिए वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए मैं अब एक्सेल शीट यूज कर लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए यही कर लेते हैं, वो एक जगह हो जाए। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे बी पार्ट में? डी ओवर क्यू। यानी पूरे साल में कितनी क्वांटिटी खरीदोगे और एक टाइम में कितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हो। देखो पूरे साल में मुझे 500 केजी खरीदना है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मुताबिक 100 केजी एक टाइम में बाई करना चाहिए। तो ₹5 जो है वो मेरी, सॉरी ₹5 कह रहा हूँ, 5 ऑर्डर्स जो है वो मुझे देने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर 5, पूरे साल में 5 ऑर्डर्स जो है वो मैंने देने। ठीक। इसी तरह सी देखे पार्ट, सी में कह रहा है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको एनुअल इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसके लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डी ओवर क्यू इंटू सीओ। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो डी हमारे पास है 500 डिवाइडेड बाय क्यू है 100। ये 5 ऑर्डर्स आ गए जो हमने कैलकुलेट भी किए हुए बी पार्ट में। अब इसको सीओ से मल्टीप्लाई करूंगा, एक ऑर्डर की कॉस्ट 250। अब इसको कैलकुलेट कर लें, ये बनेगा जी 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250, 1250। 1250 की अमाउंट आ रही है, ये मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट।
डी में आते हैं और डी में है टोटल कैरिंग कॉस्ट पर ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट पर ईयर, और इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q/2 इंटू CH। अब इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। Q हमारे पास कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 250 आ गया, इंटू CH, और CH है 25। अब ये बन गया 50 इंटू 25 करो तो ये भी 1250, ये डी पार्ट आ गया। ई में कहता है टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू दिस ऑर्डर पॉलिसी, यानी अगर इस ऑर्डर पॉलिसी पे चलता हूं तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी या टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो टोटल कॉस्ट में हमारी तीन कॉस्ट होगी, एक परचेज कॉस्ट, अब पूरे साल में मैंने 500 केजी बाय करना है और 1 केजी की प्राइस क्या होगी क्वेश्चन में देखते हैं। वो कह रहा है कि 10 रुपीज पर केजी, परचेज प्राइस इज ₹10 पर केजी, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5000, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद मुझे दो कॉस्ट और चाहिए, एनुअल CO, और ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दिस वन 1250। फिर मुझे चाहिए एनुअल CH, और ये भी कैलकुलेटेड है 1250। 10,000 रुपीज। सो दैट इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने किया विंटर 2020। स्टेप 3 की इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल डिमांड ऑर्डर कॉस्ट Q इज इक्वल टू EOQ। अब Q EOQ है। चलिए थर्ड स्टेप की इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल डिमांड। ओके, एक्सेल पे करवा दे। ओके, एक्सेल पे करवा देते 7500। ओके सॉरी, मैंने टोटल गलत किया, थैंक यू, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। 7005। अच्छा, अगर अब आपने क्वेश्चन किया कि टाइम अज्यूम करके मैं रीऑर्डर लेवल को भी एक्सप्लेन कर दूं, तो अब मैं जरा इसको एक और क्वेश्चन लूंगा, उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, ये पास पेपर में आया हुआ है। फिर भी अगर ना हो तो मैं एक और करवा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अब मैं एक्सेल पे करता हूँ, बाकी ये जो इसमें ईओ की तरह फार्मूला लगाते हुए अगर एक्सेल पे मुश्किल होती है, और ये जरा लगा दूंगा तो आसान हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये है विंटर 2018 का पेपर है मेरे सामने, और इसमें मैंने आपको बताया था एक्सेल शीट में लिख कर कि इसका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अच्छा, पहले तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो कहता है राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाता हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच द एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, ऑर्डर पॉइंट इज द स्टॉक लेवल वेयर द न्यू ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू, द न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, यानी वो लेवल, वो स्टॉक लेवल जहां पर हमने न्यू ऑर्डर प्लेस करना है। लीड टाइम इज द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर, यानी जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करते हो उस दिन से लेकर जिस दिन ऑर्डर आपको रिसीव होता है,
उस दिन तक का जो टाइम गैप है या टाइम पीरियड है, दिस इज नॉन एज लीड टाइम। व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक, आगे लिखा हुआ है, safety stock is the stock which is kept by an entity in or as an emergency stock in order to meet the emergency situation। या इमरजेंसी का वर्ड पहले ना लगाओ, दूसरी जगह लगा लो जैसे मैंने लगाया। मैं फिर बोल देता हूँ, सेफ्टी स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक इज द लेवल वेयर safety stock level is maintained in order to avoid the risk of स्टॉक आउट। ठीक है, उसको हम सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्रीज, के कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्रीज क्या होती हैं कि एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल विद द कैरिंग या होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज आर नॉन एज कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कॉस्ट है वो आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। इसका बी पार्ट जो है वो हमारा न्यूमेरिक है 10 मार्क्स का, और इसके अंदर वो कुछ चीजें पूछ रहे हैं। ऑर्डर पॉइंट, देखो ऑर्डर पॉइंट रीऑर्डर लेवल को कहते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, ये भी हमने फार्मूला पढ़ा है, नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री और एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री, ये चार आपको दिए हैं। अब डाटा देखते हैं। डाटा में सबसे पहले दिया हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 5000 लीटर्स है, एवरेज डेली यूजेज है 500, मिनिमम डेली यूजेज है 800, मैक्सिमम डेली यूसेज जो है वो 1200 है, वर्किंग डेज पर ईयर 250 है, और सेफ्टी स्टॉक 4000 लीटर, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री 200 पर लीटर पर ईयर, और लीड टाइम 7 वर्किंग डेज। ठीक है, यहाँ लीड टाइम सर्टन, यहाँ इसको मैक्सिमम और वो मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ वही यूज करोगे जो गिवन। तो आइएगा इसकी तरफ, अब मैं इसको लेता हूं ऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल। ये क्वेश्चन है विंटर 2018 का, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। देखिए पहला इसमें ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर पॉइंट को रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। अच्छा, अभी हमने दो फार्मूले पढ़े थे और इसके, और एक मैंने आपको बताया था जब सर्टन और एक अनसर्टन। ये देखें ये अनसर्टन है क्योंकि आपकी यूसेज जो है वो 500 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, और 1200 भी हो सकती है, और 800 भी हो सकती है। ठीक है, और एवरेज उसने लादा दी हुई है 500। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में अब अनसर्टन सिचुएशन है तो मैक्सिमम पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जैसे मर्जी करो, मैं मैक्सिमम पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम यूसेज पर डे इनटू लीड टाइम। अब मैक्सिमम लीड टाइम लिखूंगा, लेकिन लीड टाइम एक ही दिया हुआ, वो एक ही लगेगा, लीड टाइम पर डे पर डे। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करूं तो मैक्सिमम यूसेज आपके पास क्या है, मैक्सिमम यूसेज है मेरे पास 1200, मैक्सिमम डेली यूसेज 1200 इनटू मैक्सिमम लीड टाइम एक ही है 7 वर्किंग डेज। अगर डेली आपकी मैक्सिमम यूसेज 1200 हो, यानी 1200 यूनिट आप डेली कंज्यूम करते हो, और 7 दिन लगे आपको स्टॉक आने में, इसका मतलब जब मेरे पास 8400 रह जाएगा, मुझे न्यू ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर पॉइंट आ गया। सेकंड वो कहता है एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करो, एवरेज इन्वेंट्री जिसको एवरेज स्टॉक लेवल भी कहते हो। इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं क्यू कितना है, क्वांटिटी यानी ईओ क्यू, ये हमें गिवन है 5000 लीटर्स, 5000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब सेफ्टी स्टॉक देखो, तो सेफ्टी स्टॉक भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सेफ्टी स्टॉक इज 4000 लीटर्स। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 5000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4000, यानी जो मेरा एवरेज स्टॉक लेवल है वो 6500 बन रहा है।
देन फिर वो क्वेश्चन में कहता है नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री, नॉर्मल मैक्सिमम लेवल कह लो या नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री। अब इसका भी फार्मूला आपके सामने है जी, रीऑर्डर लेवल। क्वेश्चन के मुताबिक मुझे रीऑर्डर लेवल चाहिए जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, 8400 प्लस ईओक्यू चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000, इन दोनों को प्लस किया और माइनस किया एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। अब देखो एवरेज यूसेज कितनी है 500 और लीड टाइम वही रहेगा 7, 500 इंटू 7। अब इस कैलकुलेशन को करें 8400 प्लस 5000 माइनस 500 इंटू 7, तो 9900 मेरा नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, नॉर्मल। ठीक है, अब आते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, आखिरी हिस्सा इसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री मांगा हुआ है, तो लेवल की जगह मैं इसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो वर्ड यूज हुआ है उसी को, सेम फार्मूला है, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ फर्क ये है यहाँ मिनिमम यूसेज और मिनिमम लीड टाइम आना है। मिनिमम यूसेज जो है मेरे पास क्वेश्चन के मुताबिक वो 800 है, 800, तो इसको 500 की बजाय 800 कर दूंगा, बाकी सारी चीज वही है। ठीक है, जिसमें कोई फर्क नहीं है। अब इसको कैलकुलेट, और इवन लीड टाइम भी वही रहेगा क्योंकि वो तो सर्टन। ये 7800 जो है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आइए। अच्छा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बस ये इसमें है, इसमें और कोई चीज नहीं। कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री में रिपीट करता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है कि cost in connection with the cost which is directly attributable to the holding of inventory is known as carrying stock, carrying inventory। वो हमारी कॉस्ट जो हम इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए इनकर करेंगे और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी, उसको हम नाम देंगे कैरिंग इन्वेंट्री। होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट एक ही कॉस्ट है, एक ही कॉस्ट है। जो आप यूनिट स्टॉक में रखते हो स्टोर में, उस पर जो हमारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है उसी को हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं या कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। रीऑर्डर लेवल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन यूसेज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए सर्टेन तब होगा जब आप उसको यूसेज सिंगल दियो, आपको एक यूसेज दियो तो वही आप लोगे, कोई एवरेज होती है। ठीक है, वो एवरेज गिवन होती है, बस उसी को यूज करोगे, या नॉर्मल गिवन, और जहां पर फ्लक्चुएशन कम हो। उसके बाद आपने पूछा सर्टेन डेली यूसेज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा नोट्स जो आपको मिलते हैं अभी जरा थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। लीड टाइम हो गया हमारा। लीड टाइम क्या होता है? जिस दिन आप ऑर्डर देते हो उस दिन से लेकर ऑर्डर आने तक जो आपका टाइम लगेगा वो हमारा लीड टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोहम्मद जफर खान आपने किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये मैं कर रहा था, मुझे नजर आ चुका था। बेसिकली यहाँ पर आमतौर पे एवरेज जो होती है ना, एवरेज जब भी आप कैलकुलेट करते हो वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में होती है। यानी आप देखो मिनिमम मेरी यूसेज 800 है, मैक्सिमम यूसेज 1200 है। अब ये मुमकिन नहीं है कि एवरेज 500 है, एवरेज शैल बी इन बिटवीन 800 एंड 1200। तो नॉर्मल तो क्योंकि ये कुछ मुझे इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नजर आई, इस वजह से आंसर में भी प्रॉब्लम नजर आएगी। लेकिन ये याद रखिएगा एब्सोल्यूट इन्वेंट्री लेवल हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, वो इस वजह से हो रहा है।
सारी डेफिनेशन में बता दूं? ओके, सिलेबस कंटेंट वाइज रिमेनिंग थ्योरी के नोट्स प्रोवाइड करें, मैंने अभी आपको बताया, इंशाल्लाह करता हूं। मैं जरा काफी बिजी हो, अभी कुछ दिन है रमजान के, तो इस पे कोशिश करता हूं, लेकिन यह है कि हमारा जरा ये क्लोजिंग होती है, इसमें जरा थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, तो बहरहाल 3-4 दिन के बाद कोई टाइम निकलता है तो मैं करता हूँ। एवरेज लीड टाइम क्यों नहीं कैलकुलेट किया? एवरेज लीड टाइम कैलकुलेट तब कर सकते हैं जब मिनिमम और मैक्सिमम दो दिए हों, यहाँ तो दिया ही एक हुआ है, तो एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ईओक्यू सिंपल डेफिनेशन यही है कि जहां पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी मिनिमम हो। सर्टन अनसर्टन में बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है, प्लीज आप ये ध्यान में रखिएगा कि सर्टन अनसर्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। सिंपल आप ये याद रखिएगा कि जो मिनिमम और मैक्सिमम जो है उसके दरमियान फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा हों, उसको हम उसको हम क्या नाम देते हैं? अनसर्टन। जैसे देखो, एक दिन में मिनिमम यूजेज आवर्स हो और डिफरेंस चार्ज हो, यानी 50% वेरिएशन है, और ये 50% सिग्निफिकेंट वेरिएशन। अगर ऐसे हो कि थाउजेंड्स की अमाउंट है और 100 और 120 यूज हो रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, तो मैं वहां एवरेज भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिक इसके विषय कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब डेफिनेशंस की जो बात है वो जैसे मैंने आपको भी कहा कि मैं नोट्स बनाकर आपको दे दूंगा, वैसे बुक्स आपको दी हुई है, उसमें भी लिखी हुई है डेफिनेशन। वैसे मैं बोल देता हूँ क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे क्लास में, प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। वो आया था, हाउ द मिनिमम यूसेज इज मोर देन एवरेज यूसेज। हाँ जी, ये क्वेश्चन में मसला आ रहा है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास विंटर 16 का, और इसमें क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4, दिस वन, और ये डिस्काउंट मॉडल वाला क्वेश्चन है। इसकी तरफ आते हैं, इसी को इसी पे सॉल्व करता हूं, जैसे आपने कहा अब इसी पे कर लेते हैं। विंटर 2016, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखें तो क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। खान कंपनी जी को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, भाई कौन है किसका? ओके, खान कंपनी इज कंसिडरिंग चेंजिंग इट्स सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। The existing and proposed supplier both supply the raw material for ₹5 per unit, but the proposed supplier will offer a bulk discount by discount of 8% on all orders of 7,000 or more units. यानी इस वक्त आप जिस सप्लायर से मांग रहे हो, सॉरी गुड्स खरीद रहे हो, वो भी ₹5 में दे रहा है। अब आप नया सप्लायर लेना चाह रहे हो, वो भी 5 में दे रहा है, लेकिन जो न्यू सप्लायर है वो आपको ये ऑफर भी कर रहा है कि अगर आप 7,000 या उससे ज्यादा यूनिट खरीदोगे बल्क क्वांटिटी में, तो हम आपको 8% डिस्काउंट भी देंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। खान कंपनी एस्टिमेट द ऑर्डर कॉस्ट ऑफ ₹200 पर ऑर्डर, ये मेरी ऑर्डर कॉस्ट आ गई, एंड द होल्डिंग कॉस्ट फॉर वन आइटम फॉर 1 year विल बी 15% ऑफ द परचेज प्राइस। और होल्डिंग कॉस्ट मेरी जो परचेज प्राइस है उसका 15% होगी, और परचेज प्राइस ₹5 है तो उसका 15% ले लेंगे। एनुअल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल इज 40,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, पहले कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब 4 कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। तो कहता है कोई सी 4 कॉस्ट ऐसी आप हाईलाइट कर दो जो इन्वेंट्री के साथ लिंक करती हैं, इन्वेंट्री के साथ। ठीक है, ये मैं आपके सामने इसको लिख देता हूं। पार्ट ए, वेयर हाउस रेंटल कॉस्ट इज इन्वेंट्री associated with inventory. Okay, आप इसको लिखो, holding cost is associated with inventory as change in inventory level will put impact on holding cost.
ये पहला आ गया। सेकंड, ordering cost is also associated with inventory because of higher or lower quantity purchase will affect the will affect the कॉस्ट। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी चेंज होती है। अगर कम क्वांटिटी मंगाऊंगा या ज्यादा मंगाऊंगा तो ऑर्डर कॉस्ट की वजह से मेरी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद तीसरी कॉस्ट हम ले लेते हैं, शॉर्टेज कॉस्ट, which is might be part of evaporation and will affect overall inventory cost। ठीक है, ये शॉर्टेज क्या है कि यदि स्टॉक पड़ा पड़ा कम हो जाता है, जैसे जैसे कुछ एवेपोरेशन होती है एयर में, जैसे पेट्रोल भी एक रॉ मटेरियल होता है, थिनर भी एक रॉ मटेरियल होता है, तो ये ऐसे कुछ या कुछ और केमिकल्स भी होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ इवेपोरेट होते रहते हैं, वो भी हमारी कॉस्ट का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्पॉइलेज कॉस्ट जो है वो भी हम इसको कह सकते हैं, स्पॉइलेज कॉस्ट विच might occur due to negligence of person handling the stock। अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो है वो कहता है कैलकुलेट द ऑर्डर साइज टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट एंड सो कंक्लूड वेदर द प्रपोज्ड सप्लायर शुड बी यूज्ड, क्लियरली शो ऑल वर्किंग नोट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज गिवन इन द फॉर्मूला। ये नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको सिर्फ वैल्यू लिख देता हूँ इसमें, और कैलकुलेट हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ताकि आप एक्सेल आप कह रहे हो तो मैं एक्सेल पे ही करता हूँ। मुझे तीन चीजें चाहिए होती हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए। पहले चाहिए होता है डी। अगर आप देखो तो यहाँ पर एनुअल डिमांड हमारी कितनी है, दिस वन 40,000 यूनिट, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज 40,000 यूनिट्स, ये डी आ गया। दूसरी चीज मुझे चाहिए होती है सीओ, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब देखो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो 200 रुपीज है। एक ऑर्डर की कॉस्ट मेरी 200 रुपीज है, ये 200 आ गई। अब मुझे सी एच चाहिए, लेकिन सी एच वो कहता है जी कि 15% ऑफ सी एच है। ये देखिए, होल्डिंग कॉस्ट फॉर वन आइटम फॉर 1 ईयर विल बी 15% ऑफ परचेज प्राइस। ये परचेज प्राइस का 15% है, परचेज प्राइस का 15% है। अब मुझे बताओ परचेज प्राइस कितनी है, 5 रुपीज, इसका 15% होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ करूँ, 5 का 15%, इसको कॉमा में कन्वर्ट कर लीजिएगा 0.75, और वर्किंग यहाँ शो कर देता हूँ। ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया, 5 रुपीज परचेज कॉस्ट है, इसका 15% जो है वो मेरी होल्डिंग कॉस्ट। जब ये तीनों चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली, अब मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालता हूँ फार्मूले के मुताबिक, 2 इंटू सीओ। सीओ है मेरे पास 200 इंटू डी 40,000 डिवाइडेड बाय सी एच 0.75, और स्क्वायर रूट लिया तो 4619, यानी 4619। ये कैलकुलेशन एक दफा फिर हम कैलकुलेटर पे फिर चेक कर लेते हैं। फार्मूले के मुताबिक देखिए, 2 इंटू सीओ 200 है, इंटू डी 40,000 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय सी एच 0.75, और अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखो 4618.80, इसको राउंडिंग की तो 4619 जो है वो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकला।
ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक मुझे देखना है कि उससे खरीदना है या नहीं खरीदना। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये माइक किसका ऑन है प्लीज, करना माइक किसका ऑन है। जी पिपा हेड ऑफिस, ओके। 461819 आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद आइएगा नेक्स्ट में, क्वेश्चन में निकाल रहा था, सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन में वो कहता है जी कि ऑर्डर साइज निकालो, कैलकुलेट ऑर्डर साइज, यानी कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर देना चाहिए टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। अब मुझे वही कैलकुलेट करना है, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एट Q is equal to 4619। अगर एक टाइम में मैं 4619 क्वांटिटी मंगवाता हूं तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी, जब हम पहले कर चुके हैं। तो मैं पहले लूंगा एनुअल परचेज कॉस्ट। एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, पूरे साल में कितने यूनिट मैंने मंगवाने हैं वो यहाँ लिखे भी हुए हैं 40,000, और एक यूनिट 5 रुपीज में मुझे मिलेगा, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा मुझे यहाँ। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जो क्वांटिटी मंगवा रहा हूँ वो आपकी सप्लाई तब डिस्काउंट हमें देगा जब कम से कम मैं 10,000 यूनिट एक टाइम में मंगवाऊं, 8,000 यूनिट, सॉरी 7,000 यूनिट एक टाइम में मंगवाता हूँ। ठीक है, तो चूंकि मैं 4619 मंगवा रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 400,000 40,000 इंटू 5, ये एनुअल परचेज कॉस्ट आ गई। अब मुझे एनुअल सेकंड कैलकुलेट करनी है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये कैसे निकलेगा, फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, डी ओवर क्यू। डी है 40,000 डिवाइडेड बाय क्यू है 4620, सॉरी 19, और मल्टीप्लाई करूंगा सीओ से जो कि 200 है। इसकी कैलकुलेशन देखें, 40,000 डिवाइडेड बाय 4619 इनटू 200, ये आ गई 1732। अब मैं लूंगा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट या एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इसका फार्मूला है Q बाई 2, Q है 4619 डिवाइडेड बाई 2 इंटू CH, और CH हमने निकाला हुआ है 0.75। अब इसको कैलकुलेट करें, इंटू 0.75 1732, और देखिए जब फार्मूले के थ्रू हम EOQ निकालते हैं वहां पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल आती है, जो मैंने आपको सामने फिर दिखा, इसके सामने डेमो दिया, इक्वल। ठीक है, इसके बाद आइए, अब अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट शुरू हो रहा है 7,000 यूनिट से, ये देखिएगा 7,000 यूनिट से। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि मेरी होल्डिंग कॉस्ट परचेज प्राइस का 15% है, मेरी होल्डिंग कॉस्ट परचेज प्राइस का 15% है। अगर परचेज प्राइस कम हो जाएगी ड्यू टू डिस्काउंट तो यकीनन होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं CH दोबारा निकाल लेता हूँ। CH निकालने के लिए आप परचेज कॉस्ट कितनी है, परचेज प्राइस पहले 5 रुपीज थी, लेकिन अब 5 रुपीज नहीं होगी, इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा हमें 8%, इसका मतलब 92% मुझे परचेज कॉस्ट आ जाएगी। अगर 8% डिस्काउंट हो तो 92 आती है, 5 इंटू 0.92, ये हमारे पास बन रहा है 4.60। अब मैं इसकी होल्डिंग कॉस्ट जब लूंगा CH तो वो इस अमाउंट का 4.60 का 15% जो कि बनेगी 0.69। ठीक है, 0.69। ये अब जब मैं अब कैलकुलेशन करूंगा डिस्काउंट वाले केस में तो फिर याद रखिएगा कि फिर मैं 4.60 लेकर सॉल्व करूंगा, और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 0.49 सॉरी 0.69 लेकर सॉल्व करूंगा। ये मैं वर्किंग यहाँ शो कर,
4.60 का 15%। सिंपल लॉजिक से एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जब आप कहते हो कि मेरी होल्डिंग कॉस्ट परचेज प्राइस का 15% है, अगर एक चीज मैं 100 रुपीज में खरीद रहा हूँ तो इसका मतलब 15 रुपीज मेरी होल्डिंग कॉस्ट होगी। अब अगर मैं चीज सस्ती खरीदता हूँ, डिस्काउंट लेता हूँ और 90 रुपीज में खरीदता हूँ, तो ये बात है होल्डिंग कॉस्ट तो 15% ही रहेगी, लेकिन चूंकि परचेज प्राइस कम हो गई उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे CH दोबारा कैलकुलेट किया। अब मैं निकालूंगा जी एनुअल, बल्कि इस पूरे को कॉपी करते हैं और वैल्यू चेंज करते जाते हैं। अब एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालूंगा। अगर क्यू मेरे पास 7000, अगर एक टाइम में मैं 7000 क्वांटिटी मंगवाता हूं तो मुझे 8% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 8% डिस्काउंट मिलने की वजह से मेरी परचेज प्राइस अब 5 रुपीज नहीं रहेगी, 5 रुपीज से कम हो जाएगी। जो मैंने ये कैलकुलेट किया था ये 4.60 हो जाएगी, इसको मैं 4.60 करता हूँ और यहाँ पर भी 4.60 किया तो ये 184,000 आ गई। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है मेरी जी, तो ये 40,000 डिवाइडेड बाय 7,000 हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि अब मैं एक टाइम में 7,000 क्वांटिटी ऑर्डर करूँ, इसको कैलकुलेट किया तो ये बात है अब ऑर्डर कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। ये 7,000 इंटू 200 1143, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी और यहाँ पर 7,000 divided by 2 into 0.75, तो ये कॉस्ट कम हो गई 187,768। और वो कह रहा है जी कि बस कैलकुलेट कर रहा है वो, और कंक्लूड करो कि हमें क्या करना चाहिए, सप्लायर को चेंज करना चाहिए कि नहीं। तो हम आंसर देंगे द कंपनी शुड चेंज द सप्लायर एंड टेक एडवांटेज ऑफ 8% discount. Therefore, the EOQ shall be 7,000। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। ये बिल्कुल वही डिस्काउंट मॉडल वाला क्वेश्चन है जो मैंने किया आपके सामने। ओके जी, ठीक है। आप यहाँ एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में मैंने 0.69 लेना है, 6 मैंने 0.7 कर दिया, 0.6 तो वो डिस्काउंट है ना, अभी ऊपर कैलकुलेट किया 150, आंसर वही देगा मेरा, वो चेंज नहीं। ओके ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्प्रिंग सॉरी समर 19, समर 19, और ये समर 19 का पेपर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके पास EOQ का। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसमें 3 और 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिर्फ ए पार्ट। ठीक है, कोई लिख रहा है अज्यूम यू हैव अ प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। 6 मंथ डिमांड आपको दी हुई है 900, अगेन 6 मंथ की डिमांड है। आपको इसको एनुअल में कन्वर्ट करना है। होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर 100 पर यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट 100 पर ऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ निकालना है। अज्यूमिंग 300 डेज वर्क इन ईयर, हाउ मेनी ऑर्डर शुड बी प्रोसेस्ड पर शेयर, कितने हमें ऑर्डर प्लेस प्रोसेस करने चाहिए, और व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर, एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लेते हैं यहाँ पर। समर 2019
क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो पहले वही तीन चीजें जैसे मैंने बताया वो लैदा कर लेते हैं। तो सबसे पहले डी दिया हुआ है, डी हमारा कितना आएगा? देखो वो कह रहा है कि 6 मंथली डिमांड जो है वो 900, 6 मंथ की, तो साल की कितनी डिमांड होगी, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो डिमांड हो गई 1800। आगे लिख रहा है होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर 100 पर यूनिट, एक यूनिट एक पूरा साल होल्ड करोगे तो 100 रुपीज कॉस्ट आएगी। इवन एक ऑर्डर दोगे तो उस पर भी कॉस्ट 100 आएगी। ये इत्तेफाकन दोनों यहाँ इक्वल है। अब मैंने यहाँ कैलकुलेट करना है सबसे पहले पार्ट 1 या पार्ट ए का वन पार्ट, आई यानी वन पार्ट ए का, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब वो फार्मूला लिखोगे, उस पर वैल्यूज पुट करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा पीओ क्यू। और ये फार्मूला यहाँ मैं पुट करता हूँ। देखिए 2 इंटू सीओ कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 100 इंटू डी 1800 डिवाइडेड बाय सी एच 100 और स्क्वायर रूट लिया, तो ये 60 आ गया। यानी एक टाइम में मुझे सिर्फ 60 यूनिट मंगवाने चाहिए। ठीक है, एक यूनिट एक टाइम में सिर्फ 60 यूनिट बनाने चाहिए, दैट इज द आंसर। ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की देखें तो उसमें वो आपसे कह रहे हैं सेकंड रिक्वायरमेंट में, assume 300 days work in a year, how many orders should be processed per year। पहले तो आप देखो पार्ट बी ए का सेकंड जो हिस्सा है उसमें वो रिक्वायर कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिंपल डी ओवर क्यू। अब अगर इसको पुट करें डी ओवर क्यू, तो डी कितना है हमारे पास 1800 और क्यू है 60, यानी 30 ऑर्डर पूरे साल में मुझे देने होंगे। और उसके बाद वो कहता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर, एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर के दरमियान में कितना गैप होगा, यानी कितने दिनों के बाद आपको ऑर्डर देना चाहिए। इसको कहते हैं हम दूसरे लफ्जों में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। और इसके लिए हमारा फार्मूला होता है डेज जो भी हमें गिवन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप इस तरह समझ लो कि अगर आप 30 ऑर्डर साल में कर रहे हो और साल में 300 दिन, क्वेश्चन में उसने कहा 300 दिन, तो 300 डेज है और 30 ऑर्डर करने हैं, यानी इट मींस हर 10 डेज के बाद मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। दिस इज नॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर, और हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर। इस तरह भी कह सकता हूँ 10 डेज, आई नीड 10 डेज टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर। ठीक है, हर 10वें दिन मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। ये जो छोटा सा हमने दिया होल्डिंग कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट, ये क्वेश्चन किया स्टूडेंट ने। होल्डिंग और हैंडलिंग कॉस्ट ये सेम होती है। हैंडलिंग कॉस्ट एक डिफरेंट टर्म है और हैंडलिंग किसी चीज की भी हो सकती है। ठीक है, तो लिहाजा जिस चीज की हैंडलिंग है, अगर तो स्टॉक की हैंडलिंग कॉस्ट है तो वो होल्डिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, इसी तरह एक क्वेश्चन और है समर 17 का, उसको भी देख लीजिएगा। समर 17 और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। डाटा में देखिए कैंसाई पेंट कंपनी यूजेस 90,000 गैलन्स ऑफ रॉ मटेरियल पर ईयर। अगर ये चीज देखें तो ये मेरे पास डी बनता है। 90,000 गैलन्स जो है वो पर ईयर जो है, ये मेरा डी आ गया। एनुअल डिमांड, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल इज 300 पर ऑर्डर, ये मेरे पास सी ओ कैलकुलेट हो जाएगा, दिस वन। एंड द कैरिंग कॉस्ट इन इन्वेंट्री इज 1.5 पर गैलन पर ईयर, ये मेरे पास सी एच आ जाएगा। The company uses this as a constant rate every day throughout the year. Calculate the economic order quantity 5 marks। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले वही 3 चीजें कैलकुलेट कर लो, 2 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। और ये क्वेश्चन है समर
2017। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मुझे ये 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले डी देखिएगा, डी यहाँ पर गिवन है, डी गिवन है आपके पास, ये जो मैंने हाईलाइट किया है 90,000 गैलन्स। सी एच की बात करूं तो सी एच उसने दिया हुआ है 1.50, और अगर मैं सीओ की बात करूं तो सीओ जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो 300 पर ऑर्डर है। अब अगर मैं क्यू कैलकुलेट करता हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला लगाकर, तो ये मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, देखें 2 इंटू सीओ 300 इंटू डी 90,000 डिवाइडेड बाय 1.50, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा 6,000। यानी एक टाइम में मैं अगर 6,000 यूनिट मंगवाता हूं तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी। ये इतना सा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मैंने आज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिया। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपके साथ शुरू करना है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि नेक्स्ट 2 क्लासेस में मैंने आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाना है, और साथ साथ जो प्रैक्टिस हो रही है, देखिए मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, जितनी पॉसिबल हो सकती है करवा रहा हूँ। तो मैंने उसका ये आपको शेयर कर दिया हुआ है, भेज दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल के नोट्स। उम्मीद आपको मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले तो क्लास के बाद इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो पीछे क्वेश्चंस में आपने सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का जो आपने जी जी उस सर उसमें मैं काइंडली उसकी सिग्निफिकेंस जो आपने बताई थी वो अच्छा, ठीक है। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सिंपल इतनी सी बात याद रखिएगा, अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिए हुए और उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट कहते हैं इसको कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते कितने परसेंट है, बट इतना हो कि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते। अब 50% अगर मैं कहूँ कि चेंज हो गई तो ये ज्यादा इम्पैक्ट होगा। चलो आपको बहुत आसान एक तरीका बताता हूँ। जैसे एक चीज है 100 रुपीज की है, आप मार्केट से लेने जाते हो और यकदम प्राइस जो है वो 120 रुपीज की हो जाती है, तो आप फील करोगे कि यार प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर आप 100 रुपीज की चीज मार्केट में लेने चाहते हो, दूसरी आइटम वो 101 की मिलती है, तो आपको ज्यादा इफेक्ट या ज्यादा फीलिंग नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, सर इसकी कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं, जजमेंट, ओनली जजमेंट। ठीक है सर। और सर वो दूसरा क्वेश्चन काइंडली ये था कि जो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंटरी और नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंटरी का क्वेश्चन पूछा गया था, काइंडली अगर रिपीट कर देते हैं। देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री वो लेवल होता है जो हाईएस्ट लेवल, यानी इतना इतना हाई लेवल है कि उससे ऊपर स्टॉक नहीं जा सकता। और वो तभी मुमकिन है जब आप मिनिमम लेवल यूज करोगे, यानी जब माइनस करूंगा ना फार्मूले से, ये जब मिनिमम माइनस करूंगा तो मैक्सिमम लेवल आएगा। ठीक है, और नॉर्मल मैक्सिमम यूसेज में एवरेज यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, यानी वो उससे कम आएगा। इसलिए हम इसको फार्मूले में थोड़ी सी चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब टाइम ओवर हो गया, मास का भी टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और आपको वो नोट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, बल्कि वो आपको मिल चुके होंगे, अगर नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह।